अरे बेटा जरा इधर आओ, आज कुछ नया करके देखते हैं। तुम जरा लड़की की तरह तैयार हो जाओ। देखो आज ना मैं बाजार से ये फ्रॉक लाई हूँ, बड़ी प्यारी है, इसे पहन लो। और हाँ, ड्रेसिंग टेबल के पास मेरी बिंदी रखी है ना, वो भी लगा लेना। फिर थोड़ा सा मेकअप भी कर लेना जैसे मैं करती हूँ। मुझे दिखाओ तो जरा तुम कैसे लगते हो बेटा। ओ बेटा पहन कर आओ, तुम्हारी माँ सही कह रही है, बड़ा मजा आएगा तुम्हें देखकर। ठीक है, पहन लेता हूँ। पुष्कर लड़की की तरह तैयार हो जाता है। आहा, एकदम गुड़िया लग रहा है, गुड़िया। हाय, नजर ना लगे मेरे बेटे को। थु, 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 थु। ये मैं हूँ पुष्कर, और ये है मेरी मम्मी, बगल में खड़े हैं मेरे पापा। वैसे आप लोग ये सब देखकर चौंक गए होंगे ना, लेकिन ऐसा तो मेरे साथ बचपन से ही होता आया है। अब तो मैं 25 साल का हो चुका हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आज तक मेरे साथ क्या क्या होता आया है। तो मेरी कहानी शुरू होती है। अरे बहू, जरा जल्दी से ये 2-3 साड़ियां है, प्रेस कर दे। कल मुझे अपनी छोटी बहन के घर जाना है, वहीं 2-3 दिन रुकना भी है। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। वैसे आज ऑफिस की छुट्टी है तो सोचा था थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन कोई बात नहीं। अरे बहू, आराम तो बाद में भी हो जाएगा, पहले ये साड़ियां ठीक से प्रेस कर दे चल। निर्जला साड़ियां उठाकर प्रेस करने बैठ जाती है। मन तो उसका बाहर जाने का है, लेकिन अपनी सास के सामने चुपचाप काम करने लगती है। जल्दी जल्दी हाथ चलाती है और थोड़ी देर में कपड़े प्रेस कर देती है। हो गया माँ जी, लीजिए। अरे बहू, ये क्या प्रेस किया है तूने? देख जरा कितनी सिलवटें रह गई है। तुझे तो प्रेस करना भी नहीं आता ठीक से। अरे शादी को इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक घर का कोई काम ढंग से करती क्यों नहीं है तू? अरे माँ जी, आज छुट्टी है, कम से कम आज के दिन तो आप शांत रहिए। अच्छा खासा तो प्रेस कर दिया है मैंने, बस बेवजह डांटना है आपको। बहू, तेरे लिए ना ऐसा बेकार काम भी सही है। कभी किसी काम को सीरियसली लेती क्यों नहीं तू? क्या तेरे लिए ऑफिस का काम ही इम्पोर्टेंट है? घर का काम सही से करने की आदत कब डालेगी तू? इसी बीच दरवाजे की घंटी बजती है। पुष्कर बाहर से लौटता है, हाथ में चीनी का पैकेट लिए हुए। अरे मम्मी, क्या हो रहा है? क्यों डांट रही हो अपनी बहू को? अरे बेटा देख तो जरा, कपड़े प्रेस करने को दिए थे, लेकिन इनमें तो सिलवटें रह गई है। ऐसा काम किस काम का, बोल। अरे तो मैं कर देता हूँ, लाइए। हाँ, तू ही कर दे, तू तो इससे अच्छा प्रेस करता है। पुष्कर साड़ी उठाता है और आराम आराम से प्रेस करने लगता है। थोड़ी देर में हर साड़ी चमकदार और बिल्कुल सीधी होकर तैयार हो जाती है। देखा बहू, तुम इतनी देर से प्रेस कर रही थी, फिर भी कपड़े सही से प्रेस नहीं हुए तुमसे। मेरे बेटे को देख, सिर्फ 10-15 मिनट में सारी साड़ियां कितनी बढ़िया प्रेस कर दी। वाह मेरे लाल। अरे मम्मी, अब तो मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। शीला देवी हंसती है और संतोष से साड़ियां तय करने लगती है। पुष्कर मुस्कुराता है और कपड़े साइड पर रख देता है। उधर निर्जला चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है और धीमे स्वर में खुद से बड़बड़ाती है। देखो जरा इन दोनों को। शाम के समय जब निर्जला बाहर जा चुकी थी, देखो तो जरा निर्जला की बनाई हुई रोटियां, आधी जली आधी कच्ची। कम से कम आज छुट्टी थी तो थोड़ा समय लगाकर अच्छी रोटियां बना सकती थी। बेटा ये सब ना जानबूझकर करती है ऐसा, या फिर इसे आता ही नहीं है? अरे मम्मी रहने दीजिए ना, ऑफिस का इतना टेंशन रहता है उसे। मैंने सुना है किसी हार्ड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है आजकल, इसी वजह से ऑफिस के दोस्तों से मिलने गई होगी। साथ में थोड़ा घूम भी लेगी तो उसका माइंड भी फ्रेश रहेगा, जिससे कम से कम आप दोनों का झगड़ा तो नहीं होगा। अरे चुप कर तू, हमेशा उसकी तरफदारी करता रहता है। अपनी पत्नी को मुट्ठी में रखना सीख जल्दी। उसकी हर बात पर हाँ हाँ मत बोला कर, वरना धीरे धीरे जोरू का गुलाम बन जाएगा तू। हाँ दादी, जोरू का गुलाम क्या होता है? अरे कुछ नहीं बेटा, ये तेरे काम की बात नहीं है। अच्छा माँ, अब ये बताइए आगे क्या करना है? अब मैं ही दोबारा रोटियां बनाऊंगी, और क्या क्या करूं, बहू ही ऐसी आई है मेरी। अरे माँ, आप आराम से बैठ जाइए, आपकी कमर में हल्का दर्द भी रहता है और कल आपको सफर पर भी जाना है। मैं रोटियां बना देता हूँ। पुष्कर ने आटे की थाली उठाई और बड़े आराम से बेलना घुमाने लगा। कुछ ही देर में तवा पर फूली फूली रोटियां तैयार हो गई। वाह मेरे बेटे वाह, देखो तो जरा कितनी बढ़िया रोटी बनाई है मेरे बेटे ने। एक भी रोटी बेकार नहीं की। मैं कितनी नसीब वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसा बेटा मिला। अरे मम्मी अब बस भी कीजिए, हो गया ना। रोटियों के बाद अब बारी थी सब्जी की। हाय राम, क्या दिन आ गए हैं। मेरा बेटा मटर पनीर बना रहा है अब, और बहू तो बाहर मजे कर रही है। अरे कोई बात नहीं माँ, पापा भी तो बनाया करते थे जब आपको बाहर जाना होता था या जब आप बीमार पड़ जाती थी, और कितनी बार तो मैंने आपके लिए बनाया है। अरे बस बस, अगर निर्जला को पता चल गया ना तू पहले से खाना बनाता था, तो वो तो तेरे पीछे ही पड़ जाएगी। लेकिन असलियत तो ये थी कि पुष्कर अपनी पत्नी को सब कुछ बहुत पहले बता चुका था। बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद मटर पनीर तैयार हो गया और खुशबू पूरे घर में फैल गई। चलो अब साफ सफाई भी कर लेता हूँ। अरे पागल हो गया है क्या?
सब कुछ तू ही करेगा और तेरी पत्नी बैठी रहेगी आराम से? नहीं। इतने में निर्जला घर लौट आई। उसके आते ही शीला देवी का गुस्सा फिर फूट पड़ा। देखो तो जरा किचन कितना गंदा रखा है तुमने। गैस का कोना कोना कितना गंदा है। बस आगे आगे हाथ मार दिया, पीछे देखो कितनी गंदगी है। अगर कोई किचन के अंदर आ गया ना तो कसम से बहुत बेइज्जती हो जाएगी हमारी। अरे माँ जी, मैंने रोटियां तो बना दी थी। रोटियां? तुम्हारी रोटियां जली और कच्ची थी। आधा अधूरा काम करती हो तुम ताकि मेरे बेटे को और मुझे सब करना पड़े। मुझे तो लग रहा है अगर मैं 2 दिन के लिए अपनी बहन के घर चली जाऊं ना तो बेचारा मेरा बेटा ही सब काम करेगा यहाँ, इसलिए मैं कल नहीं जाऊंगी। माँ, कैसी बात कर रही हो आप? अब बाहर जाओगी, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पुष्कर ने जैसे तैसे अपनी माँ को समझाया और जाने के लिए राजी किया, लेकिन निर्जला अब तक चुप नहीं थी। माँ जी, अब ना आप नाटक मत कीजिए। रोटियां बिल्कुल ठीक थी। आपकी आदत है हर चीज में कमी निकालने की। गलती से एक रोटी खराब हो गई तो आपने सभी रोटी को खराब बता दिया। अरे नहीं, रोटियां थोड़ी कच्ची और जली थी, मैंने खुद देखा था। ये सुनते ही निर्जला का चेहरा उतर गया। वो गुस्से से कमरे में चली गई। देखा, पहले तो माँ जी सुनाती थी, अब ये भी उनका साथ देने लगे। बाहर हॉल में शीला देवी की आवाज गूंज रही थी। देखा बेटा, तेरी पत्नी के तेवर। चुपचाप कमरे में चली गई मैडम। घर का माहौल हमेशा ऐसे ही छोटे छोटे तानों और शिकायतों से भरा रहता था। बीच में फंस जाता था बेचारा पुष्कर। काम वही करता, झगड़े भी वही सुलझाता। आखिरकार किचन भी उसने खुद ही साफ किया। मेरे लाल, तू तो हर काम में माहिर है। तेरी वजह से ही मेरा घर चलता है। सचमुच माता रानी ने मुझे तेरे जैसा अच्छा बेटा देकर बड़ी कृपा की है। नजर उतार लो तेरी, मेरा प्यारा बेटा। क्या करूं, अच्छी बहू तो किस्मत में नहीं है, लेकिन ईश्वर ने एक प्यारा बेटा दिया है, मेरे लिए वही बहुत है। तू बस मेरी बात मानता रहे, मेरा साथ देता रहना बेटा। कमरे में बैठी निर्जला सब सुन रही थी। तो ये थी घर की रोजमर्रा की जिंदगी, जहाँ काम से ज्यादा मायने रखता था किसकी तुलना किससे हो रही है, और उस तुलना में हमेशा हार जाती थी निर्जला। इसी बीच एक दिन मुन्ना की शर्ट का एक बटन टूट गया था। सुबह सुबह भाग दौड़ में निर्जला ने बटन लगाया, लेकिन गलती से नीचे वाला बटन ऊपर लगा दिया। शर्ट टेढ़ी मेढ़ी दिखने लगी, और जब ये शीला देवी ने देखा, हे भगवान, इतना सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती। एक छोटा सा बटन भी ना लग पाया तुझसे। छी 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 छी। अरे तुझसे अच्छा तो पुष्कर ही लगा देता बटन। उस दिन ब्लू शर्ट का बटन टूट गया था मुन्ने का, तब पुष्कर ने बटन जोड़ा था, वो भी बिल्कुल अच्छे से। माँ जी, अरे जो मैं बैठकर स्वेटर बुनती हूँ ना, वही काम मेरा बेटा भी सीख गया है। सोच, देखते देखते आ गया उसको सब कुछ। लेकिन तुझसे तो रसोई भी संभाली नहीं जाती। कभी बर्तन गिरा देती है, कभी खाने में नमक ज्यादा कर देती है, कभी मसाला गड़बड़ कर देती है, और किचन वहां तो तेरा राज चलता है, पूरा गंदा कर देती है। सब्जी और दाल का छौंका ऐसा मारती है कि पूरा दाग ही फैल जाता है दीवार पर। तूने तो मेरी किचन ही बर्बाद कर दी है, और मेरा बेटा बेचारा कितने आराम से सलीके से काम करता है। पिछले हफ्ते ही किचन साफ किया था उसने, लेकिन अब देख फिर से गंदगी फैला दी तूने। अब यह किचन तू ही साफ करेगी। हाँ, शाम तक मुझे सब चमकता हुआ चाहिए। आज छुट्टी है ना तेरी, चल काम में लग जा। अपनी सासुमां का वही कंपैरिजन वाला लंबा चौड़ा भाषण सुनने के बाद मजबूरी में निर्जला सफाई करने लगी। उसने बर्तन उठाए, धोले और शेल्फ में जमाने लगी, लेकिन प्लेटें गड़बड़ रख दी। अरे ये क्या किया तूने? छोटी प्लेट बड़ी के साथ, बड़ी प्लेट छोटी के साथ, कप के साथ कैसी प्लेट रख दी है? कुछ तालमेल ही नहीं है। दया रे दया, तुझे पता भी है तेरी शादी से पहले पुष्कर ये सब संभालता था। किस बर्तन को किसके साथ रखना है उसे सब आता है, पर तुझे तो अकल ही नहीं आई अब तक। मुन्ना इतना बड़ा हो गया है, पर अभी तक तूने कुछ सिखाया नहीं उसे। गजब है भाई, गजब। ऐसे ही दिन गुजरते रहे, ताने उल्हाने तुलना यही सब होता रहा, और निर्जला चुपचाप सुनती रही। फिर एक दिन, अरे बाप रे, डाइनिंग टेबल देखो कितना सामान पड़ा है, कम से कम इसे तो ठीक कर देती बहू। और वो देख तेरे बच्चे की टी शर्ट फिर से फटी है, लेकिन तूने उसे भी नहीं सिला। वाह रे वाह। अच्छा ये सब छोड़, वो पुराने जूतों वाली अलमारी है ना, पूरी खराब हो रही है। मैंने पुष्कर से पेंट मंगवा लिया है, पेंट कोने में रखा है, तू आज इसे पेंट कर दे। ठीक है माँ जी। निर्जला आंगन में गई, पेंटिंग की तैयारी की, लेकिन ब्रश सही नहीं चल रहा था और रंग इधर उधर फैल गया। ऊपर से कोने में रखा डिब्बा भी गिर गया उससे। हे भगवान, तूने तो पूरी गंदगी मचा दी। आंगन के पूरे पत्थर में रंग फैला दिए तूने। अब तो इसे साफ करते करते नानी याद आ जाएगी। हाय, इससे अच्छा तो मैं पुष्कर को ही बोल देती, आज वो अपने दोस्त से मिलने गया है, वरना तुझे ये काम देती नहीं मैं। अब ये पेंटिंग और जमीन भी बर्बाद, इसे साफ करने में घंटों लग जाएंगे। तू काम बनाती है या बिगाड़ती है?
सासू माँ, वैसे तो मैं आपसे कई बार बोल चुकी हूँ कि मैं ऑफिस जाती हूँ, वहाँ कितनी टेंशन रहती है, कितना काम होता है, मुझे सब फिनिश करना पड़ता है, डेडलाइंस रहती है। लेकिन आप तो बस ताने मारती रहती है। अरे मेहनत मैं भी करती हूँ, काम मैं भी करती हूँ, ये आपको दिखता नहीं है क्या? अरे कमाता तो मेरा बेटा भी है, दिन भर खून पसीना एक करता है ऑफिस में। जब तू बीमार पड़ती है, जब तू बाहर जाती है, जब तेरा ऑफिस में काम बढ़ जाता है, तब वही तो सारा काम करता है। क्या वो एक इंसान नहीं है? हमेशा बस अपने बारे में सोचा करती है। निर्जला गुस्से में सब छोड़कर अपने कमरे में चली गई और ऑफिस का काम करने लगी। वहीं कुछ दिन बीते और घर में शादी की तैयारियां शुरू हुई। चाची की लड़की की शादी थी और घर में रौनक फैल गई थी। निर्जला ने सोचा क्यों ना इस बार सासू माँ को खुश किया जाए। वो बाजार से एक महंगी और खूबसूरत साड़ी लेकर आई। बहू, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। अच्छा, मुझे ना ये सीधे पल्लू वाले स्टाइल में पहना कर दिखाना, मैं देखना चाहती हूँ मैं इसमें कैसी लगूंगी। निर्जला थोड़ी घबरा गई। उसे लगा शायद साड़ी ठीक से ना पहनाई तो फिर से डांट। अरे ज्यादा सोच मत, जल्दी से पहना। अभी थोड़ी देर बाद बगल की कमल से भी मिलने जाना है। निर्मला ने जैसे तैसे साड़ी पहनाना शुरू किया, पर सीधे पल्लू का स्टाइल उसे आता ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो आधे घंटे तक कोशिश करती रही, पर पल्लू तो बन ही नहीं रहा था। ए भगवान, आधे घंटे से पल्लू बनवा रही हूँ, पसीने छूट रहे हैं मेरे, अब तो गर्मी से हालत खराब हो गई है। इतने में पुष्कर कमरे में आया। देख बहू, तुझसे नहीं हो रहा ना, इससे अच्छा तेरा पति ही बना लेगा। पुष्कर बेटा, जरा जल्दी से सीधे पल्लू वाली साड़ी पहनकर आ जा तू। मम्मा? हाँ तू, जरा जल्दी से पहनकर दिखा, अब बहू को भी दिखे तो कितना टैलेंटेड है। पुष्कर मान गया और साड़ी ब्लाउज पहनकर आया। उसने फटाफट सीधे पल्लू का सलीका दिखा दिया। देख बहू, मेरे बेटे ने तुरंत बना दिया, और तू बेवकूफ कहीं की। मेरा बेटा हर काम में माहिर है, घर का हो या बाहर का, A to Z सब आता है। हाय रे मेरा बेटा, नजर ना लगे। महादेव की कृपा है, माता रानी की कृपा है, कृष्ण भगवान की कृपा है कि मुझे इतना अच्छा और गुणवान बेटा मिला है। शीला देवी नजर उतारने लगी और रोने लगी। पीछे खड़ी निर्जला मुस्कुराती रही। सही कह रही हैं सासू माँ, हमारे पति तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, इस काम में भी ये बिल्कुल एक्सपर्ट निकले। अरे मैं क्या बहू बनूंगी, असली बहू तो यही है। अगर ये औरत होती ना माँ जी, तो किसी घर की सबसे बेस्ट बहू बनते। हाँ, प्राउड ऑफ यू पुष्कर। पता नहीं कौन से मोती का दान किया था मैंने। हाय मेरा बेटा लाल। अच्छा आइए, मैं आपकी फोटो खींच लेती हूँ, बस अपनी नॉलेज के लिए रखूंगी, ताकि मुझे अगली बार समझ में आ जाए कि सीधे पल्लू कैसे बनाते हैं। हाँ हाँ, खींच ले, देख देख कर तू भी सीखेगी। दूसरी ओर निर्जला टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर पीछे से अपने पति को चिढ़ाती है। वो इशारों इशारों में पुष्कर का मजाक उड़ाती रही और शीला देवी को कुछ पता भी नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब निर्जला अपने कमरे में चली गई, पुष्कर उसके पीछे आया। देखो ना तुम भी निर्जला, माँ भी ना पता नहीं क्या क्या करवाती है मुझसे। अरे रहने दीजिए आप, आपको तो ऐसी ही माँ मिलनी चाहिए थी। वैसे भी वो आपकी इतनी तारीफ करती है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप तो बहुत अच्छी पत्नी भी बन सकते हो। अरे निर्जला, ऐसे तो मत बोलो। अगले दिन कपड़े प्रेस करने थे। अजी ओ बहुरानी, हमारे घर की नई बहुरानी। ये क्या बोले जा रही हो निर्जला? क्यों? आपकी माँ तो हर समय कहती रहती है आप हर काम में माहिर हैं, आप बटन सी लेते हैं, स्वेटर बुन लेते हैं, किचन साफ रखते हैं, घर के कोने कोने को चमका देते हैं, यहाँ तक कि पुराने सामान को पेंट भी कर देते हैं। आपको तो सब कुछ आता है भाई, तो चलिए ना ये कपड़े भी प्रेस कर दीजिए प्लीज। अरे निर्जला, तुम भी ना बस मजाक बनाती रहती हो। नहीं सच में, अगर आप सच में औरत होते तो आप दुनिया की सबसे अच्छी बहू बनते। आपकी सास तो खुशी से झूम जाती, आपके पति तो खुशी में पागल होकर नाचने लगते। तभी कमरे में शीला देवी आई। बहू चुप हो गई। बेटा आज तू चाय बना दे, बहू की चाय बहुत फीकी लगती है। तेरी बनाई चाय पीकर ना कलेजे को ठंडक मिलती है, जरा जल्दी से बना ला बेटा। फॉर मी प्लीज, मेरे लिए भी बना देना। निर्जला ने आंखों आंखों में पुष्कर का मजाक उड़ाया। पुष्कर गुस्से में चिढ़ गया और चाय बनाने चला गया। उसे बहुत अच्छे से चाय छानी और ट्रे में लेकर आया। देख बहू, मेरे बेटे की बनाई चाय और उसका काम करने का तरीका, एक बूंद नहीं गिरी, बर्तन एकदम साफ सुथरे हैं, कितना क्लीन रखता है मेरा बेटा। और एक तू है जिसे न चाय छाननी आती है न बनानी। ए भगवान, कहाँ फंस गई मैं। अरे माँ, हो गया अब। धीरे धीरे शादी का दिन आ ही जाता है। घर में हलचल मची रहती है। सुनिए ना, मुझे थोड़ा सा मेकअप करना है, टाइम लग जाएगा, उसके बाद कपड़े भी पहनने हैं। प्लीज मेरी ये चूड़ियां जरा सेट कर दीजिए ना। देखिए ये पिक्चर में जैसा दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही। वैसे भी आप तो इन सब चीजों में एक्सपर्ट है ना। नहीं, मैं नहीं करूंगा,
मुझे बाल धोने बहुत गंदे लग रहे हैं। अरे इतना सही तो करना है, आपको कौन सा घंटों बैठकर मेहनत करनी है, बस 2-3 मिनट का काम है। अरे मैंने कहा ना अभी टाइम नहीं है। तभी शीला देवी अंदर आती है। अरे बेटा कर देना, अपनी पत्नी को अपना टैलेंट दिखा दे। एक बहू को क्या क्या काम आने चाहिए ये भी तो समझे। छोटे से बड़ा काम तुझे सब आता है, लेकिन देख ये कंगन भी सेट नहीं कर पा रही है। बताओ कैसी है तेरी पत्नी? हाँ माँ जी, वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैंने। मेरे पति हर काम में एक्सपर्ट है, घर का काम हो या बर्तन धोना, चाय छानना, सब बढ़िया से करते हैं। तो ये चूड़िया और कंगन सेट करना तो इनके बाएं हाथ का काम है। चुपचाप देखती रहे मेरे बेटे को। नहीं मामा, ये सब नहीं करूंगा। अरे पागल हो गया है क्या? जल्दी कर, बारात निकलने वाली है बस। आखिर में पुष्कर को मजबूरी में अपनी पत्नी की चूड़ियां सेट करनी पड़ती है, लेकिन अब उसके मन में चिड़चिड़ापन भरने लगता है। इसके कुछ दिन बाद, देख बेटा, तेरी पत्नी छोले भटूरे बना रही थी। अरे छोले में इतना मसाला डाल दिया, सारे छोले बर्बाद कर दिए इसने। और ये पूरी देख तेल में तैर रही है और फूली भी नहीं। हे भगवान, जरा तू बना दे, मुझे पता है तू बेस्ट बनाएगा। और इसे भी सिखा दे इस पागल को। माँ जी मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन कभी कभी हो जाती है गलती। बस यही बहाने बनाना आता है, कुछ भी सही से होता नहीं तुझसे। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। पुष्कर मन ही मन सोचता है, अगर अभी कुछ नहीं किया तो हालात कभी नहीं बदलेंगे। इसके अगले दिन, ठीक है मम्मी, आज मैं ही रोटी और सब्जी बना देता हूँ, आप दोनों बैठिए। पुष्कर जानबूझकर कच्ची सब्जी बना देता है और रोटी इतनी जला देता है कि खाने लायक ही ना रहे। पुष्कर अपनी माँ को कच्ची सब्जी के साथ जली हुई रोटी परोस देता है। अरे बेटा, ये क्या हो गया तुझे आज है? कच्ची सब्जी के साथ जली हुई रोटी? अरे तुझे भी निर्जला का रोग लग गया क्या? ये कैसी सब्जी बनाई है कच्ची कच्ची? और रोटी तो देख एकदम जली हुई है। ये कैसे खाऊंगी? मेरे पेट में गड़बड़ हो जाएगी बेटा। देखा माँ जी, गलती तो किसी से भी हो सकती है, हर बार मेरी ही गलती गिनाती रहती हो आप। ऐसा करो माँ, अब मैं खाना बनाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगा। ऑफिस में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, मेहनत करनी होगी और देर भी हो सकती है आने में। पुष्कर का फोन बजता है और वो तुरंत निकल जाता है। बेचारी शीला देवी को मजबूरी में कच्ची सब्जी के साथ जली हुई रोटी खानी पड़ती है। तुमने बिल्कुल सही किया। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अपनी मम्मी को सबक सिखाना चाहता हूँ। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं। जब भी पुष्कर को खाना बनाना पड़ता, वो कच्ची सब्जी के साथ जली हुई रोटी या अधपकी पूरी बनाकर अपनी माँ को खिला देता, जिससे धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। हे भगवान, बहू आज खाना तू ही बना दे, तेरी हाथ की सब्जी और रोटी खा लूंगी। जली हुई रोटी और कच्ची सब्जी से तो अच्छा ही है। चलो, मेरा मिशन कामयाब हुआ। इस तरह पुष्कर ने अपनी माँ को समझाने का रास्ता निकाल ही लिया।